प्यारे बच्चों, मैं टीपी श्रीवास्तव आप सभी का पुनः मैथ्स फोरम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और हम देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे जो हमने पीछे पढ़ रखा है। तो बच्चों चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें Raghavan purchased a scooter at 13/15 of its selling price and sold it at 12% more than its selling price. His gain percentage. राघवन एक स्कूटर को उसके विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर खरीदा और इसके विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर इसको बेच दिया। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों देखते हैं इस प्रश्न को। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमारा यहाँ पर इसने कहा कि जो सीपी है, जो हमारा सीपी है वो सेलिंग प्राइस का 13/15 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सीपी अपॉन एसपी ये बराबर हो जाएगा 13/15। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सीपी हुआ 13 रुपए और हमारा सेलिंग प्राइस हुआ 15 रुपए। यानी जिस सामान का विक्रय मूल्य 15 रुपए था उसने उस सामान को 13 रुपए में खरीदा और इसने कहा कि जब उसने बेचा तो जो विक्रय मूल्य था उससे 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो अगर 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सीपी अपॉन एसपी नया जो उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब अगर आप यहाँ से देखिए सीपी हमारा 13 है और जो हमारा नया एसपी आ जाएगा ये यहाँ से 12% अधिक। जो हमारा नया सेलिंग प्राइस होगा, पूर्व वाला तो 15 रुपए, नया सेलिंग प्राइस जो होगा पहले वाले से 12% अधिक होगा। तो अगर हम देखें 12×5 = 60, 12 कम 12 6 18, 1 रुपया 80 पैसे वो अधिक में बेच दिया। यानी उसने उसको बेच दिया 16.80 में उसने उसको बेच दिया। उसने 1 रुपए 80 पैसे का प्रॉफिट कमाया। सीपी है उसका 13 और सेलिंग प्राइस है 16.80। तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 1 रुपए 80 पैसे तो इधर से होगा, 3 रुपए 80 पैसे इधर हो जाएगा यहाँ से। तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 3.13 और ये आ जाएगा 3.80 हो जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 3.80 into 100 और डिवाइडेड बाई ये प्रॉफिट आ जाएगा इसका यहाँ से 3.80। ये उसका प्रॉफिट हो गया। 13 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है और इनिशियल उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 15 रुपए था। उसने कहा कि जब उसने बेचा तो जो उसमें सेलिंग प्राइस दाम पड़ा था, जो पहले वाला सेलिंग प्राइस था उससे उसने 12% अधिक पर बेचा। तो जब हम इसकी 12% वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 1 रुपए 80 पैसे। यहाँ से उसका दाम बढ़ गया। जब 1 रुपए 80 पैसे बढ़ जाएगा तो उसका दाम हो जाएगा 16 रुपया 80 पैसे। हमने खरीदा कितने में था? 13 रुपए में और हमने उसको बेचा कितने में? 16 रुपए 80 पैसे में। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ? हमारा जो प्रॉफिट आ गया यहाँ से 3 रुपए 80 पैसे प्रॉफिट हो गया। तो अब हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 3.80 into 100 डिवाइडेड बाई 13। अब अगर हम इसको निकालेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर होगा इसका 29 3/13%। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका जो पहला प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें और इसका डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अब हम लेते हैं इसका अगला प्रश्न लेते हैं। इसका अगला प्रश्न है, ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 25% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने इसे 225 रुपए में बेचा हो, 225 रुपए में खरीदा हो, तो बताइए ए ने इस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। इसने कहा कि ए ने बी को बेचा
ए ने बी को बेचा और बी को जब बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ, और बी ने बेचा सी को बेचा, और बी ने सी को जब बेचा तो उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। और इसने कहा कि अगर सी ने सी का जो सीपी होगा, सी का जो सीपी है वो है 225 रुपए। सी ने इसे 225 रुपए में खरीदा। तो इसने पूछा कि बताइए ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। ये आपका प्रश्न है यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि दाम क्रमागत बढ़ रहा है। एक ने बेचा अगले को प्रॉफिट पर, फिर अगले ने भी प्रॉफिट पर बेचा, और इसमें पूछा गया कि बताइए ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो आपने देखा कि ए ने इसे 20% प्रॉफिट पर बेचा। 20% का वैल्यू होता है 1/5। 25% का कितना होता है 1/4। यानी अगर ए ने इसे 5 रुपए में खरीदा होगा तो 1 रुपए दाम बढ़ा करके बेच देगा, और बी ने अगर इसे 4 रुपए में खरीदा तो 1 रुपए बढ़ा करके उसको बेच देगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो सी का कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। आप देखिए कि अगर ए ने इसे एक्स हमने मान लिया, लेट द सीपी ऑफ ए बी रुपीज एक्स, हमने मान लिया कि ए का जो सीपी है वो एक्स रुपए है। तो अब जब ए बेचेगा इसको बी को, तो एक 20% का प्रॉफिट लेगा। 20% प्रॉफिट माने 1/5, यानी अगर 5 रुपए का सामान 1 रुपए बढ़ा के बेचेगा तो ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा एक्स का 6/5। अगर 5 रुपए का सामान है 1 रुपए बढ़ा के बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6/5। ये ए का सेलिंग प्राइस है और बी का ये कॉस्ट प्राइस है। अब बी ने इसको सी को बेचा और उसने 1/4 का लाभ लिया, यानी अगर 4 रुपए का सामान होगा 1 रुपए लाभ लेकर के बेचेगा। तो बी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, बी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, और बी का सेलिंग प्राइस और सी का कॉस्ट प्राइस दोनों एक ही होंगे, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 225 के हो जाएगा। अब हम यहां से देखेंगे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा 150। यानी ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा, 150 रुपए में उसको खरीदा। एक बार देखिए, फिर से देखते हैं। ए ने इसको 20% लाभ पर बी को बेचा, यानी अगर ए ने x रुपए में खरीदा होगा तो उसको बी को कितने में बेच देगा, 6/5 में बेच देगा। बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर, इसका मतलब बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो जाएगा 5/4, और बी का सेलिंग प्राइस और सी का कॉस्ट प्राइस दोनों क्या होंगे, एक होंगे। इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया और यहां से x की वैल्यू निकाल दिया। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी जा सकते थे, हम 100 मान करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन 100 मान करके निकालने में कभी कभी ऐसी वैल्यू भी आ जाती है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अदरवाइज इस सवाल को हम 100 मान करके भी निकाल सकते थे। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया, और सी ने इसे डी को 12.5% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसे 29.70 रुपीज में खरीदा हो तो बताइए ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। ये भी बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। यहां पर भी हम मान के चलते हैं, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, और सी ने बेचा डी को। तो आप ये देखिए, यहां से ए ने बी को बेचा 20% का प्रॉफिट, बी ने सी को बेचा 10% का लाभ लेकर के 10% का प्रॉफिट हुआ, और सी ने इसे डी को बेचा 12.5% का लाभ लिया। आप जानते हैं 20% की वैल्यू होती है 1/5, इसकी वैल्यू होती है 1/10, और इसकी वैल्यू होती है 1/8। अब आप यहां से देखिए कि ए का सेलिंग प्राइस और डी का जो सीपी है वो दोनों बराबर है। डी का सीपी
बी का जो सीपी है वो है 29.70। सी का सेलिंग प्राइस और डी का कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर होंगे। अब आप यहां से देखिए, हमने लेट किया कि अगर ए ने इसे x रुपए में परचेज किया, ये इसका सीपी है यहां से, तो अब ए इसको बी को कितने में बेचेगा, हमने यहां से लेट कर लिया, लेट सीपी ऑफ ए बी रुपीज एक्स। तो अब आप यहां से देखिए कि ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा x का 6/5। इसी तरह से बी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रुपए में अगर उसने बी ने खरीदा 1 रुपए का लाभ लेगा तो उसको बेचेगा 11/10 में बेचेगा। और सी इसको डी को बेचेगा 1/8 का लाभ ले रहा है। इसका मतलब अगर 8 रुपए में खरीदा होगा तो 1 रुपए का लाभ लेकर के डी को बेच देगा, यानी इसको बेचेगा 9/8 में बेच देगा। और ये बराबर सी का सेलिंग प्राइस और डी का कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर होंगे, और ये हो जाएगा आपका 29.70। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां से देखेंगे 2 3 जा 2 5 जा, और 3 से यहां से कट जाएगा, 3 9 जा 3 9 जा, और ये कट जाएगा 1.1 आ जाएगा यहां से, और ये कट जाएगा 0.1 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 अट्ठे 200, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5 × 8 × 0.1, 5 पंजे 25 अट्ठे 200, और ये आ जाएगा आपका 20 रुपए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्रम अगर बढ़ता जाता है, प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है आपको आगे लॉस भी हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर सक्सेसिव प्रॉफिट होते जा रहे हैं। तो जब हमारा सक्सेसिव प्रॉफिट होता है तो हम इस तरह से प्रश्नों को आसानी से निकाल सकते हैं। और आपने देखा इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरह से हम चौथा प्रश्न लेते हैं। इसका चौथा प्रश्न है, ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 7 से 1/2% लाभ पर बेचा, और सी ने इसे 25% हानि पर बेच दिया। यदि ए ने इसे 32 रुपए में खरीदा था तो बताइए सी ने इसे कितने रुपए में बेचा। अब देखिए यहां से ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, और सी ने किसी व्यक्ति को बेच दिया, मान लीजिए वो डी व्यक्ति है, सी ने डी को बेच दिया। अननोन व्यक्ति, यहाँ पर अननोन भी कुछ भी लिख सकते हैं, या डी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। अब ए ने बी को बेचा 10% लाभ पर, बी ने सी को 7 से ही 1/2% लाभ पर बेचा, और सी ने इसे डी को 25% की हानि पर बेच दिया, 25% लॉस पर बेच दिया। तो अब आप यहां से देखिए, अगर हम 10% की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका निकल जाएगा 1/10 आएगा, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 7 से 1/2, 7 दूनी 14, 15/2, 15/200 आएगा, यहाँ से 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा 3/40 आ जाएगा। और इसी तरह से 25% की वैल्यू 1/4 होती है। यहाँ से ए का सीपी यहाँ पर दिया गया है, इसका जो सीपी दिया गया है वो आपको 32 रुपए दिया गया है। अब आप यहां से देखिए, यहाँ सीपी ऑलरेडी 32 दिया गया था। पिछले प्रश्न में आपने देखा था सीपी नहीं देता था, लास्ट का उसका जो व्यक्ति परचेज करता था उसका सीपी दे देता था। यहाँ पर आपको प्रारंभ में ए की वैल्यू दिया गया है, हम इसको इसी क्रम से चलते जाएंगे। आपको निकालना है सीपी ऑफ डी, या आप ये कह सकते हैं कि सी का सेलिंग प्राइस, एसपी फॉर सी। तो अब आप यहां से देखिए, ये हो जाएगा आपका
₹32 का सामान है, उसने 1/10 का लाभ लिया, यानी अगर ₹10 का सामान है, ₹1 का लाभ लेगा तो ये हो जाएगा 11/10। इसी तरह से बी ने सी को बेचा, 3/40 का लाभ लिया, यानी इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 43/40 हो जाएगा। और सी ने जब डी को बेचा तो उसे लॉस हुआ, यानी अगर ₹4 का सामान है तो उसे ₹1 का लॉस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ये आ जाएगा सी का सेलिंग प्राइस। अब यहां से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके इसका जो भी आंसर होगा हम इसको यहां से निकाल सकते हैं। आप यहां से देखिए, 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कट गया, 4 चौके 16, दूनी 32 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 11 छक्के 66, 66 गुणे और 43, 3 दूनी 6, 11 छक्के 66 गुणे 43 और इसको हम गुणा कर लेंगे और इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा आपका 2838 रुपये। इसका गुणनफल है आपका 2838। तो इस तरह से देखा आपने कि अगर हमको लास्ट सेलिंग प्राइस दिया हो तो ए का पूछ लेता है, अगर ए का दिया है तो लास्ट वाला वैल्यू पूछ लेता है, कुछ भी दिया हो तो इस तरह से हम इन सवालों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5वां सवाल है आपका। ए ने एक वस्तु ए ने एक वस्तु को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेच दिया। ए ने एक वस्तु को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेचकर अपनी लागत का 1/6 भाग हानि उठाता है तो बताइए ए की लागत यानी कॉस्ट प्राइस क्या थी। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया। वही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर परसेंटेज न दे करके फ्रैक्शनल वैल्यू पहले ही दे दिया गया है, बाद के प्रॉफिट को उसने परसेंटेज में डिनोट किया है। तो यहाँ पर भी हम चलते हैं, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, ए ने बेचा 1/5 प्रॉफिट पर, 1/5 प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेचा 20% का प्रॉफिट बेचा और 20% का प्रॉफिट होता है 1/5, ये प्रॉफिट आया यहां से। यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेचकर अपनी लागत का 1/6 भाग हानि उठाता है तो बताइए ए की लागत कितनी थी। हम फिर से यहां पर ए की लागत यानी ए का जो हम सीपी है वो मान लेते हैं कि ए की जो सीपी है वो हमने एक्स मान लिया। अब हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और सी ने इसको किसी व्यक्ति को बेच दिया, सी ने बेचा, मान लीजिए कि डी को बेच दिया, ये हमने मान लिया कोई अननोन व्यक्ति है, और इसने जब बेचा, सी ने इसे 600 रुपए में बेच करके सी का जो सेलिंग प्राइस है और उसने जब बेचा तो उसको लॉस हुआ 1/6 का लॉस हुआ यहाँ से, इसने इसको 600 रुपए में बेच दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी का सेलिंग प्राइस है वो अगला अननोन व्यक्ति जो डी है उसकी लागत उसने खरीदा होगा 600 रुपए में, सी का सेलिंग प्राइस, और जिस लास्ट व्यक्ति ने खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और वो किसके बराबर होगा, 600 रुपए के बराबर होगा। तो अब यहाँ से फिर से चलते हैं, यहाँ से x इंटू, क्योंकि इसने ए ने बी को 1/5 लाभ पर बेचा, यानी 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए का लाभ लिया, यानी इसको बेचेगा कितने में, 6/5। इसी तरह से बी ने सी को बेचा 1/5 लाभ पर, यानी यहाँ पर भी 6/5 हो जाएगा। लेकिन सी ने जब अगले व्यक्ति अननोन व्यक्ति डी को बेचा तो उसे लॉस हुआ, प्रॉफिट की जगह उसको लॉस हुआ, यानी 6 रुपए का सामान 1 रुपए हानि हो जाएगी, यानी उसको बेच देगा 5/6। और ये बराबर आपका हो जाएगा, जब उसने उसको बेचा, सी ने इसे 600 रुपए में बेचा, ये बराबर किसके हो जाएगा, 600 रुपए। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आप देखेंगे ये 100 हो जाएगा यहाँ से,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपए, यानी A ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, 500 रुपए में इसको खरीदा था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको एक ही टाइप के सवाल थे। ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है, और आपने देखा सभी का बिल्कुल एक जैसा पैटर्न था। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देखेंगे 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो भी एक निश्चित पैटर्न पर आधारित होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को 3/4 भाग को, अपनी वस्तुओं के 3/4 भाग को 24% लाभ पर बेचता है। यानी एक विक्रेता है, उसके पास जितना भी सामान है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो पूरी वस्तुएं नहीं बेच रहा है, 3/4 वस्तुओं को कह रहा है 24% के लाभ पर बेचा। और उसने कहा कि इसके बाद जो शेष बची उनको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, यानी विदाउट न प्रॉफिट ना लॉस, जितने में खरीदा था उतने ही रुपए में उसको बेच देता है। और इस प्रकार से कह रहा कि पूरे व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, इसको बहुत सारे स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, बड़ा इसको कैलकुलेटिव सवाल को लेकर के निकालते हैं और बड़ा लंबा डिस्क्रिप्टिव सवाल चले जाते हैं और बहुत सवाल लेंदी हो जाता है। इसका सबसे सरल तरीका है कि हमें सबसे निकालना है कि उसको पूरे ट्रांजैक्शन में टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे प्रॉफिट परसेंट सेकंडों में निकालें, ये चीज हम देखते हैं यहाँ से। तो अब हम देखेंगे यहाँ से हमारा टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। टोटल प्रॉफिट परसेंट, टोटल प्रॉफिट परसेंट, और ये हो जाएगा, उसने पहले कितना सामान बेचा, 3/4, हम लिख देंगे यहाँ से 3/4, 3/4। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे, अगर लॉस है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाया, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको 24% का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद 3/4 यानी 4 यूनिट सामान में 3 यूनिट बेच दिया तो बचेगा कितना, 1 यूनिट बचेगा। यानी अगला जो सामान कह रहा है, अब यहाँ फिर कह रहा है कि जो सामान बचा, अब हमारा सामान बचा कितना, 1/4 सामान बचा। कह रहा कि बताइए अगला जो शेष सामान बचा उसको क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट की वैल्यू होगी वो क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेच रहा है। अब हम यहाँ से उसको देख लेंगे कि उसको टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। यहाँ से काट देंगे, 4 × 24, यहाँ से ये 0 हो जाएगा यहाँ पर पूरा, तो ये आ जाएगा 6 × 18%। यानी इस पूरे व्यापार में उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 18%। आपने देखा है इस टाइप के प्रश्नों में ये पहला टाइप है कि सबसे पहले हम प्रॉफिट या लॉस क्या होगा ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो प्रॉफिट होगा, अगर रिजल्टेंट की निगेटिव वैल्यू आती है तो हमें लॉस होता है। तो आपने देखा कि इस टाइप में पहला टाइप आपका किस तरह का सवाल मिलेगा और हमें प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल किस तरह से निकालना है। अब देखिए, इसी कड़ी का अगला प्रश्न होगा, 7वां प्रश्न होगा आपका। 7वां प्रश्न है आपका, एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग 15% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। उसने पहले अपने पूरे सामान का, जितना भी उसके पास सामान था उसका 1/3 हिस्सा उसने 15% हानि पर बेचा। उसने कहा कि जो शेष सामान है उसे वो 15% हानि पर बेचा, 1/3 सामान को 15% हानि पर बेचा। कह रहा कि बताइए शेष सामान को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे व्यापार पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। यानी वो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितना चाहता है, 10% का लाभ चाहता है। इसको भी हम देखते हैं। आप जानते हैं कि टोटल प्रॉफिट परसेंट, ये हम लिखेंगे यहां से टोटल प्रॉफिट परसेंट। आपने देखा कि उसने 1/3 जो सामान है उसने हानि पर बेचा, और मैंने आपको बताया
कि अगर कोई हानि पर बेचता है तो उसे माइनस में लिखते हैं और अगर लाभ पर बेचता है तो प्लस में लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हानि पर बेच रहा है। और कितने परसेंट की हानि पर उसने बेचा? 15% की हानि पर बेचा है, हमने यहाँ से 15 लिख दिया। इसके बाद आगे देखिए, 1/3 सामान मैंने 3 यूनिट में 1 यूनिट बेच दिया, बचा कितना? 2/3। कह रहा कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? तो लाभ पर बेचेगा तो प्लस साइन, अगर हानि पर बेचेगा तो माइनस साइन। अब यहां से हमने मान लिया कि वो x% का लाभ पर उसको बेच दे। तो अब आप यहां से देखिए, ये जो टोटल प्रॉफिट परसेंट है ये किसके बराबर हो जाएगा? 10% के बराबर हो जाएगा यहां से। अब अगर हम यहां से देख दें, अब हम यहां से इस टोटल प्रॉफिट परसेंट की जगह क्या रख देंगे यहां से, क्योंकि ओवरऑल वो कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहता है? 10% का प्रॉफिट चाहता है। ये 10 बराबर हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, यह जाएगा -5 प्लस 2x/3। ये यहां से कैंसिल, ये यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 10, ये हो जाएगा 15, दैट इज इक्वल टू 2x/3। और ये हो जाएगा 15 दिया 45, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 45/2 हो जाएगी। 45/2 यानी हो जाएगा यहाँ से ये आपका आ जाएगा यहाँ से 22.5%। 22 सही 1/2, 22 दूनी 44 और 1 45। तो आपने देखा कि अगर इस तरह से आपको देता है, टोटल प्रॉफिट परसेंट देता है, यहाँ किसी वैल्यू को अननोन करता है तो भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है तो भी हम वैल्यू रख करके निकाल देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्रम में, इस तरह की कड़ी में किस तरह से सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो आया 22 सही 1/2% का उसे लाभ पर शेष सामान को बेचना होगा तो उसे ओवरऑल पूरे व्यापार में 10% का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, इसी कड़ी का अगला प्रश्न है, इसी से बिल्कुल रिलेटेड सवाल है। इसमें कई तरह का वेरिएशंस आता है और इन वेरिएशंस को हमने इसीलिए आपको क्रम से बताया कि इस तरह का वेरिएशन होगा, फिर कैसा वेरिएशन हो सकता है। तो आप इन सवालों को समझें और उनको समझ करके 1 से 2 लाइन में आप इन सवालों को बना सकते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 200 वस्तुओं को खरीदा। यहाँ पर वस्तुओं की संख्या दे दिया कि उसने कितनी आर्टिकल्स को खरीदा। एक दुकानदार 200 वस्तुओं को खरीदा, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान है, यानी जितनी भी उसने 200 वस्तुएं खरीदा उन सभी का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो समान है। उसने 30% वस्तुएं 20% लाभ पर बेचा और शेष वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दिया। यदि पूरे व्यापार में उसे 2600 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो तो बताइए एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि उसने जो 200 वस्तुएं खरीदा उनका टोटल कॉस्ट कितना था। तो आपने देखा कि इस पूरे व्यापार में उसे लाभ हुआ और कितने रुपए का लाभ हुआ? 2600 रुपए का। तो सबसे पहले हम इस 2600 रुपए जो लाभ हुआ इसकी परसेंट में वैल्यू निकाल लेंगे कि इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो आप यहां से देखिएगा, हम यहां से निकालेंगे टोटल प्रॉफिट परसेंट बराबर, उसने कहा कि 30% वस्तुएं, 30% माने होता है 3/10, 30% वस्तुएं माने होता है 3/10 वस्तु। 3/10 वस्तुओं को उसने लाभ पर बेचा और कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचा? उसने 20% के लाभ पर बेचा। यहां से हमने यहाँ पर इसके बाद फिर उसने क्या किया? शेष वस्तुएं 10 में से 3 बेच दिया, बचा कितना? 7/10 वस्तुएं। 7/10 वस्तुओं को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। तो हम यहां से निकाल लेंगे कि हमें इस पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अब आप यहां से देखेंगे 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 3 दूनी 6, 7 6 13%, यानी हमारा टोटल जो प्रॉफिट परसेंट आया इस पूरे व्यापार में वो आ गया 7 3 दूनी 6, 7 6 13% का उसको प्रॉफिट। आपने देखा कि पूरे व्यापार में उसे 13% का लाभ हुआ और पूरे व्यापार में उसने लाभ कितने रुपए का कमाया? 2600 रुपए का।
यानी इस 2600 रुपए की जो प्रतिशत में वैल्यू है वो 13% के बराबर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 13% बराबर 2600 रुपए। तो हम इसकी लागत निकाल लेंगे कि जो हमने 200 वस्तुएं खरीदा था इसकी लागत क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी। और कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, 100%। 13% की वैल्यू 2600, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ जाएगा 2600 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 100, 13 दूनी 26, और ये आ गया 20,000 रुपए। तो आपने यहां देखा कि ये आ गया सीपी ऑफ 200 आर्टिकल्स, ये आ गया। ये जो उसने 200 वस्तुएं खरीदा था उनकी टोटल लागत आ गई। तो उसने पूछा है कि बताओ एक वस्तु की लागत कितने रुपए थी, एक वस्तु की कॉस्ट कितने रुपए थी। तो हम यहां से निकाल लेंगे सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 200, और ये आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक वस्तु की यहां पर कॉस्ट क्या आएगी। तो आपने देखा कि ये जो सवाल है जो मैंने आपको पीछे बताया उसी को आगे थोड़ा सा इसने बढ़ाया, और इसी तरह से और आपको क्वेश्चन इसी तरह बढ़ाता चला जाता है। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, फिर हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, फिर हम सीपी कैसे निकालेंगे, तो आपका सवाल बहुत फास्ट कैलकुलेट होता है। इसको निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड आपको इस सवाल को लगेगा, इससे ज़्यादा आपका सवाल इसमें टाइम नहीं कंज्यूम होगा। तो आपने देखा कि ये जो हमारा 8वां सवाल था। अब हम देखते हैं 9वां सवाल हमारा क्या कहता है। अब देखिए, अब हमारा 9वां प्रश्न है, वो भी बिल्कुल इसी पर आधारित है। आपको देखेंगे इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके प्री से लेकर के मेंस तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 120 किलोग्राम गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को उसने 25% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरह का है। यहां पर 120 किलोग्राम से हमारा कोई लेना देना नहीं। यहां पर उसने 20% गेहूं बेचा, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि 120 किलोग्राम का 20% निकालें, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसने 20% बेचा यानी 1/5वां हिस्सा बेच दिया, और इसके बाद जब 1/5 बेच दिया तो बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। उसने कहा कि 4/5 को कितने प्रतिशत, उसने कहा कि 20% गेहूं 25% हानि पर बेचा, यानी 1/5 गेहूं उसने 25% हानि पर बेच दिया। और कह रहा कि जो शेष गेहूं है उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, यानी 1/5 बेच दिया तो बचेगा कितना, 4/5। इस 4/5 भाग को कह रहा कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि ओवरऑल उसे 25% का लाभ प्राप्त हो जाए। आपने देखा कि 120 किलोग्राम सिर्फ आपको डाइल्यूट करने के लिए इधर उधर, ताकि आप सवाल से भटक जाए। आपको इसका कोई लेना देना नहीं। आप अपने देखेंगे, अभी देखेंगे अगले प्रश्न में भी इसी तरह की वैल्यू न देकर के उसकी लागत दे देता है। उसका उस प्रश्न से कोई लेना देना है। अगर आप निकालना चाहें तो फंसेंगे सवाल, पूरी वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करेंगे, सवाल फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से चलेंगे, इसको बिल्कुल हम एक्सक्लूड कर देना है, इसको हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए इस सवाल को हम किस तरह से हल करते हैं। उसने पहले हम यहाँ से टोटल प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे कि हमारा टोटल प्रॉफिट परसेंट, टोटल प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ से हो जाएगा, पहले उसने बेचा 20%, 20% होता है 1/5, और 1/5 भाग उसने हानि पर बेचा, ना कि लाभ पर बेचा। अगर हानि पर बेचता है तो हम माइनस चिन्ह लगाते हैं। 20% भाग को 25%, तो हम इंटू 25 कर देंगे यहाँ से। शेष सामान कितना बचेगा, 5 हिस्से में एक हिस्सा बेच दिया, बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। कह रहा है कै % के लाभ पर बेचे, हम मान लेते हैं कि उसको x% लाभ पर बेच दे। और कह रहा है कि ओवरऑल उसको टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 25%, तो हम यहाँ से रख देंगे, यहाँ से 25 बराबर, ये यहाँ से काट देंगे, 5 पंजे 25 माइनस 5 और प्लस 4x/5 हो जाएगा। ये 5 इधर आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 4x/5 बराबर 30 हो जाएगा यहाँ से। तो
तो हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से 2 2 जा 4 2 5 और x बराबर आ जाएगा 75/2 आ जाएगा, और 75/2 का माने 37.5%, 37 सही 1/2%। यानी जो शेष सामान था, जो शेष गेहूं बचा, उसको उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? उसको बेचना चाहिए 37 सही 1/2% लाभ पर बेचना चाहिए। ये ऐसे तरीके, यहाँ से हम सवाल को एक सिंगल लाइन में निकाल सकते हैं। इस सवाल को हम एलिगेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एलिगेशन वाले सवाल, जहाँ पर एलिगेशन हम यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पर हम एलिगेशन का यूज करते हैं। ये सवाल भी एलिगेशन यहाँ पर यूज किया जा सकता था, लेकिन अगर आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे वो थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेटिव हो जाता है। बट मैं अभी एलिगेशन से रिलेटेड जो प्रॉफिट लॉस में सवाल आते हैं उसको किसी कड़ी में लूंगा, आप देखेंगे वहाँ बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम एलिगेशन से निकालें या इससे निकालें, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कितना फास्ट किसी सवाल को निकाल सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता इसी बात की होती है। तो आपने देखा इस सवाल को, अगर हम देखें ये सवाल हमारा एक सिंगल स्टेप पे बनता है। और इसी तरह से अब हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है। इस 10वें प्रश्न में देखेंगे ये भी सवाल बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर क्वांटिटी न देकर के उसकी कॉस्ट प्राइस दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,89,542 रुपए में खरीदा। ऐसी ऐसी संख्या दे देगा जिसको देखकर लड़के घबरा जाते हैं। गाइस आप देखेंगे कि ऐसे नंबर्स को जब हम देखते हैं तो हम वैसे ही सवाल को देख के छोड़ देते हैं, जबकि इस नंबर का कोई लेना देना नहीं है। 1,89,542 रुपए में खरीदा, उसने उन वस्तुओं की 3/8 भाग। अब अगर हम इसकी कॉस्ट निकाले 3/8 भाग की, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। 1,89,542 रुपए में 3/8 का गुणा करेंगे, फिर उसका प्रॉफिट निकालेंगे। इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल, इसलिए ऐसे सवालों को इस पर हमें ध्यान ही नहीं देना, हमें बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर चलना है। उसने 3/8 हिस्सा बेचा और 3/8 हिस्से को उसने 5% हानि पर बेच दिया। और उसने कहा कि शेष वस्तुओं को उसे किस मूल्य पर बेचना होगा जिससे उसे पूरे व्यापार पर 9% का लाभ हो। आप अभी देखेंगे, अभी जब मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा उस पर भी, वहां पर भी इस तरह के सवाल आते हैं। वहां मार्क प्राइस पर छूट दिया जाता है, फिर कुछ सामान बेचा जाता है, फिर उसका दाम कहीं लाभ पर बेचा जाता है, कहीं हानि पर बेचा जाता है, अंत में ओवरऑल पूछता है। ये मैं आपको डिस्काउंट जब आएगा वहां पर आपको बताऊंगा। ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको डिस्काउंट में भी आपको देखने को मिलेगी। और ये सवाल आपका सिंपल एंड टफ में भी आपको इस तरह का मिलता है सवाल। यानी ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप देखेंगे आपकी परीक्षा में भी इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे गए। देखते हैं इस सवाल को। तो अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे यहाँ से टोटल प्रॉफिट परसेंट। टोटल प्रॉफिट परसेंट, टोटल प्रॉफिट परसेंट। उसने पहले कितना सामान बेचा? 3/8 सामान बेच दिया। 3/8 सामान उसने कैसे बेचा? हानि पर बेचा। हानि बेचा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। कितने परसेंट की हानि पर बेचा? 5% की हानि पर बेचा। ये हमने लिख दिया यहाँ से। फिर कह रहा शेष वस्तुएं, 8 में 3 वस्तुएं बेच दिया, बची कितनी? 5 वस्तुएं। कह रहा कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? हमने यहाँ पर प्लस साइन लगाया क्योंकि लाभ पर बात कर रहा है। 5/8 और हमने यहाँ पर एक्स वैल्यू, उसको शेष वस्तुओं को X% लाभ पर बेच देना चाहिए। अब ओवरऑल हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 × 15 माइनस 15/8 और प्लस 5x/8 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 15/8 दैट इज इक्वल टू 5x/8 आ जाएगा। 9 × 8 = 72, 5 77 और 77 10 87 हो जाएगा। 87/8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5x/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 87/5 और ये आ जाएगा 5 × 5 5 × 7 35 5 × 20। तो आपने देखा कि उसे जो शेष सामान बचा उसे कितने % लाभ पर बेचना चाहिए? 17.6
4% लाभ पर उसे बेचना चाहिए। तो आपने देखा कि इस मूल्य की यहाँ पर कोई महत्ता नहीं है। अगर हम सवालों को इस तरह बनाएंगे तो आपके सवाल मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आपके सवाल निकल जाएंगे। बच्चों, मैंने आपको अपने टाइप 1 में कुछ सवाल बताए थे, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आए होंगे। और आपके बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी मुझे मिले और किसी की कोई समस्या मुझे समझ में नहीं है क्योंकि किसी ने समस्या का जिक्र नहीं किया। लेकिन मैंने आपको इस टाइप 2 में भी आपके कुछ सवाल मैंने डिस्कस किया आज। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे और मुझे मैसेज के द्वारा आप ज़रूर इसके बारे में भी बताइएगा कि आपको कहाँ पर सवाल में दिक्कत हुई। अगर दिक्कत हुई है किस सवाल में तो आप मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। और जो भी समस्याएं आती हैं अगर आप मुझे मैसेज के द्वारा बताते रहेंगे तो मैं उन सवालों को फिर से लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और बच्चों, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।